नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सबसे बड़ा दंगल की सबसे बड़ी बहस में। न्यूज 18 इंडिया की ये मंच जहां पर आम आदमी को मौका मिलता है सीधे सवाल करने का अपने नेताओं से। मेहमानों का परिचय कराता हूं बगैर समय को गवाए हुए। मेरे साथ आज इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जाने माने चेहरे, प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा। आपका स्वागत है पात्रा साहब। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रितु सिंह जी मेरे साथ हैं, आपका भी स्वागत है रितु जी। राष्ट्रीय लोकदल एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव पुष्पेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ हैं उनके प्रवक्ता के तौर पर। इन सबके साथ साथ दो खास मेहमान और हैं, हमारे एक्सपर्ट रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है रामकृपाल जी। और अंसार रजा साहब हैं जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं और आजकल जमकर बैटिंग कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। अंसार रजा साहब आपका स्वागत है। और साथ में कुछ जनता है जो उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग करती है, कुछ लोग दिल्ली के भी हैं, आप सबका भी स्वागत है। जोरदार तालियों से आप अपना स्वागत भी कर सकते हैं। डिबेट की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं पुष्पेंद्र चौधरी आपके पास आना चाहूंगा। 30 सेकंड में बताइए कि राष्ट्रीय लोकदल क्या चुनावों के बाद किसी भी पार्टी के साथ, जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी हो गया या सपा कांग्रेस हो गया या बसपा हो गया, क्या किसी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं करेगी? देखिए सुमित जी, राष्ट्रीय लोकदल किसान मजदूर की पार्टी है और किसान मजदूर के हक में, क्योंकि हम ये कहें कि हम जो है जाकर के सरकार बनाने जा रहे हैं तो वो भी जो है बड़ा बड़बोलापन होगा। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल किसान मजदूर की पार्टी होने के कारण किसान मजदूर के हक में जो भी उचित फैसला होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी करेंगे। उसके साथ जो है किसान मजदूर के हक की ही बात जो है हम करने जा रहे हैं। यानी आप ये मान रहे हैं कि आप गठबंधन में जा सकते हैं, पोस्ट पोल अलायंस में जा सकते हैं? जी जी, लेकिन हाँ ये जरूर स्पष्ट कर दें कि भाजपा के साथ जाने वाले नहीं है किसी हालत में। क्यों नहीं जाने वाले हैं? क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं वो तमाम नीतियां इनकी जो है किसान मजदूर के खिलाफ रही हैं। क्या राष्ट्रीय लोकदल का साथ ना आना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का में उत्तर राष्ट्रीय लोकदल का मजबूती से लड़ना क्या बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब है? जाट वोट बैंक मोटे तौर पर 2014 में बीजेपी के साथ जुड़ा था, 1% से भी कम वोट मिला था आरएलडी को, लेकिन अगर आप 12 की बात करेंगे विधानसभा की तो अच्छी खासी वोट पाए थे इन लोगों ने। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक आपने कहा जाट बाहुल्य क्षेत्र है और जाट वोट बैंक का विषय है, हमें लगता है कि विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और इस प्रकार जाट, यादव, कुर्मी, इस प्रकार अगर हम समाज को बांट के देखें तो विकास कभी नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है, ससम्मान में आपको कहना चाहता हूँ, आपने खुद अभी माना चैनल पे, आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कि सरकार आप बना नहीं सकते हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द का उन्होंने इजाद किया हुआ है, वोट कटुआ पार्टी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को इससे सावधान रहना है। जो सरकार बना नहीं सकते, जो एक अहम भूमिका निभा नहीं सकते आपके एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, वो केवल वोट काट के यहाँ पर स्थिति खराब करेंगे, जिसको कहते हैं खिंडा देंगे, यहाँ पर रायता फैला देंगे, खिला देंगे। छोटी पार्टियां चुनाव लड़ी ना, बिल्कुल लड़े, ये लोकतांत्रिक अधिकार है इनका, मगर हमारा भी अधिकार है कि जनता को सच्चाई बताएं। राष्ट्रीय लोकदल के बढ़ते हुए प्रभाव से इस इलाके में कोई परेशानी, जो प्रभाव रहा, कोई परेशानी नहीं है। जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं अजीत सिंह, जयंत चौधरी, आपको लगता है कि बीजेपी को जाट वोट बैंक साथ देगा इस बार? बिल्कुल साथ देगा, क्योंकि हर जगह क्यों देगा? आपने जाटों को आरक्षण तो दिया नहीं। देखिए, जाट तो वैसे ही नाराज चल रहा है आपके साथ। देखिए, मैं आज इस डिबेट में आरक्षण के विषय में कोई डिबेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं विकास के मुद्दे पर हम चिपके रहें, और ये बहुत दुखद विषय है हिंदुस्तान में कि विकास जो कि मेन मुद्दा होना चाहिए उससे भटक कर हमेशा हम जाति धर्म में चले कह रहे हैं कि जाटों को आरक्षण की जरूरत नहीं। नहीं, मैंने उस विषय कहा ही नहीं। मैंने उस पे आप 3 तलाक पर बात कर रहे हैं, आप जाट पे क्यों नहीं बात करेंगे? 3 तलाक एक कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है, उसमें इक्वालिटी, जस्टिस का विषय है, न्याय का विषय है। इसमें जहां तक आरक्षण का विषय है, मैंने कहा उस पर बात करने के लिए हमारे बड़े लोग मौजूद हैं। चौधरी, देखिए, ये जो वोट कटुआ की बात कर रहे हैं, इनको मैं याद दिला दूं कि राष्ट्रीय लोकदल ने देश को प्रधानमंत्री दिए हैं और कई राज्यों में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय लोकदल के हुआ करते थे। आपकी पार्टी से 20 साल पहले हमारे जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं। रितु जी, राष्ट्रीय लोकदल का ये भरोसा, ये उम्मीद आपको परेशान करता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर आपकी पार्टी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ रही है? देखिए, हमारी पार्टी पहली बात तो सरकार बनाने वाली है, और अगर इनकी नीतियां अच्छी हैं, ये वाकई लोगों के लिए सोच रहे हैं कि किसानों के लिए सोच रहे हैं, तो ये हमारी पार्टी के साथ अगर आएंगे तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तो कहूंगी। क्योंकि एक अच्छी बात है, इनकी सोच अच्छी है और बहुजन समाज पार्टी उन लोगों की कदर करती है जो लोगों के लिए सोचते हैं।
तो आपको, आपके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं है? देखो, अभी मैंने तो बोला है कि हमारी सरकार आ रही है और अगर इनकी नीतियां अच्छी हैं, हमारी तो पूरे बहुमत से सरकार आ रही है, लेकिन इनकी नीतियां अच्छी हैं और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ना चाहिए। आप राष्ट्रीय लोकदल पर कैसे भरोसा कर सकती हैं जो हिंदुस्तान की तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन में रह चुके हैं, बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ? ऐसा नहीं है, हर इंसान की समय के साथ सोच भी बदलती है। अब आपको छोड़ के सपा में चले गए, सपा छोड़ के बीजेपी चले गए। किसानों के बारे में क्या किया है? नोटबंदी पे किसान लोगों की खेती नहीं हो पाई, लोगों की मौत हो गई और भाजपा सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। आज तक ये जिन मुद्दों पे आई थी कि अच्छे दिन आने वाले, क्या अच्छे दिन आपको लग रहा है कि नोटबंदी मुद्दा है? जवाब दीजिए। बिल्कुल नोटबंदी मुद्दा है, नोटबंदी पे घेरेंगे आपको ये लोग मिलके। रोजगार सब कुछ खत्म हो चुका है। देखिए, मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारी बहन क्यों परेशान है, उनकी बहन भी परेशान है। अब पहले वो माला, नहीं आप बताइए, वो पहले नोटों की माला पहनती थी, अब नोटों के माला से वो फूलों के माला पर आ गई। और जो मालाओं की बात करते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर बताते हैं, जितना चिल्लाएंगे आप, वो फिर भी नोटों का माला वापस नहीं आने वाला और नोटों की माला वापस नहीं आने वाली है, फूलों से काम चलाना पड़ेगा। जोड़ के ओहो, हो गया। अब देखिए, अब बसपा के लोग ज्यादा बोलेंगे तो मैं स्टैचू कर दूंगा। स्टैचू आप स्टैचू हो जाइए, हाथी की तरह स्टैचू हो जाइए। अब तो मोदी ने साफ कर दिया, स्टैचू और पार्कों का जमाना खत्म हो गया। मैडम स्टैचू पहले रहा हुआ, लगी होती है, जाएंगे वहाँ भी पत्थर लग रहा है, तो बाद में जाएंगे, 2 हाथी पहले खड़े होंगे। मैडम, समाजवादी पार्टी ने कहा हमने बहुत विकास किया। अगर आपने बहुत विकास किया तो आपको किसी प्रकार की बैसाखी की आवश्यकता नहीं थी, आप अकेले लड़ते, साइकिल दंदनाते हुए जनता के बीच में ले जाते, कहते हमने ये काम किया। लोग रामविलास पासवान आपके साथ हैं, कुशवाहा साहब आपके पास है, आपने गठबंधन किया ना 14 के पहले। हम समझदारियां मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं, मैं सबका उत्तर दूंगा। दूसरी बात देखिए, 27 साल यूपी बेहाल, ये कितने दिन पहले कहा गया? साइकिल पंचर है, खुद राहुल गांधी जी ने कितने दिन पहले कहा? 27 दिन पहले कहा 27 साल यूपी बेहाल, और 27 दिन के बाद यूपी माला माल। ऐसे बदल जाता है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि राहुल जी तब सच बोल रहे थे या अब सच बोल रहे हैं? प्रियंका मेरे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, थोड़ा सा लेट आ गई ट्रैफिक की वजह से। प्रियंका, स्वागत है इस डिबेट में आपका। आप ही रिस्पॉन्ड करिए संबित पात्रा की बातों का कि 27 साल यूपी बेहाल से कैसे यूपी 2.5 महीने में खुशहाल हो गया कि अखिलेश के साथ समझौता करना पड़ा? नहीं, देखिए, कुछ गठबंधन होते हैं जो सोच के होते हैं, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर किया है। कुछ गठबंधन होते हैं जो हमने कश्मीर में देखे हैं, लड़ते अलग अलग मुद्दों पे हैं और फिर आकर एक साथ सरकार बनाते हैं, और किस तरीके से कश्मीर का हाल किया है वो भी हम जानते हैं। अब ये बार बार स्टैच्यू कर रहे थे, मुंह बंद करने की तो आदत है ही भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पे स्टैच्यू करके आप वही काम कर रहे हैं। एक किया नोटबंदी, फिर किया आर्थिक व्यवस्था जो है देश की उसकी बंदी, अब कर रहे हैं मुंह बंदी। तो हम पूछना चाहेंगे कि यही आपका विकास का माहौल है? अब मैं बता दूं इसका? बिल्कुल, बोलिए ना, आप जवाब दीजिए। आप ही तो पूछा। देखिए, मैं तो एक सच्चाई रखूंगा यहाँ पे। कांग्रेस ने अभी हाल फिलहाल में एक टेंडर जारी किया, आप लोगों के चैनल ने दिखाया। 27 साल यूपी बिहार पूरी जगह लिखा था, अभी एक टेंडर जारी किया है, एक पेंटर को दिया है कि जहां जहां लिखा था 27 साल यूपी बिहार, उस पर काला लगा दो, जल्दी से जाके पेंट कर दो, लोग देख ना पाए। आपने कहा हम विकास की राजनीति करेंगे, अब आप राम मंदिर की राजनीति कर रहे हैं। जवाब दे। तो विकास पे जो काले काप पोत रहे हैं उसके बारे में तो टिप्पणी दीजिए। देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र आया है, मुझे लगता है बहन प्रियंका ने जरूर पढ़ा होगा। पहला पन्ना और पहला अक्षर किसान है, किसानों की ऋण माफ कर दी जाएगी। दूसरा स्कूल है, तो ये तो तीसरा महिला है, चौथा ये युवा। तो राहुल गांधी का इम्पैक्ट है। राहुल गांधी ने 3 महीने पहले रैली निकाली थी, किसानों के कर्ज माफी की बात की थी। उस समय तो बोल रहे थे साइकिल पंचर है। नहीं तो कर्ज माफी की बात तो की थी। राहुल गांधी तमाम घोषणा, तमाम पत्र प्रधानमंत्री से मिला। राहुल गांधी ने सारी बातें की थी। राहुल गांधी, देखिए, राहुल गांधी की दादी आज से 40 साल पहले कह रही थी गरीबी दूर करो, उनके पिता कह रहे थे गरीबी दूर करो, उनकी माँ कह रही थी गरीबी दूर करो, राहुल गांधी कह रहे गरीबी दूर करो। एक गरीब को इन्होंने अमीर बना दिया, एक को अच्छा कर दिया। तो ये बताइए, ये अभी तक 40 साल से दूर करो, वो तो पूरा परिवार ही बोल रहा है। आप कहते हैं कर्जा माफी की बात करते हैं, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की है। तो किसने कर्जा माफ नहीं किया है? रोज किसान वहां पे बेहाल होकर मर रहे हैं, पर कुछ महाराष्ट्र की सरकार नहीं कर रही है। हरियाणा में क्या हो रहा है? कर्जा माफी की बात आप उत्तर प्रदेश में करते हैं, वही है, बातें इतनी हैं आपकी, काम में आप लोग कम हैं। जवाब दीजिए, है ना, काम 20 सेकंड में जवाब दीजिए। फिर जिसने काम किया उसने कम बोला, जिसने काम नहीं किया वो बड़ बोला। बोलिए। नंबर 1,
जहां तक किसानों की बात है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है, मध्य प्रदेश में भी बुंदेलखंड है। आप पूछ लीजिए आज की मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड की स्थिति क्या है और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से लाखों किसान जो है पलायन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति मेरी बहन ने बताया, मैं बताऊं मध्य प्रदेश में, मैं महाराष्ट्र में भी आऊंगा, मैं बॉर्डरिंग स्टेट की बात कर रहा हूं। दोनों बुंदेलखंड चूंकि डिस्कशन का विषय रहा है, मैं कंप्लीट कर मैडम, मैं कंप्लीट कर दूं। मध्य प्रदेश में आप देखिए एग्रीकल्चरल रेट 18.9% है, उत्तर प्रदेश में 4.2% है। जहां तक एमएसपी की बात की, यहां बैठे हैं भाई साहब खड़े हैं, उनसे पूछिए, तमाम बीजेपी शासित राज्य में सरकार 60% से अधिक व्हीट जो है वो खरीद लेती है। 3% मात्र उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो किसानों से खरीद रही है। गन्ना किसान का जब हम सरकार में आए 22,000, गन्ना कहते ही हाथी जाग गई, गन्ना खाती है ना हाथी। नोटबंदी के बाद जो किसानों की प्रगति हुई है, कोई लॉजिक नहीं बात कीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैडम जवाब दे रहा हूँ। पुष्पेंद्र भाई आप देखिए, गन्ना किसानों में कंप्लीट कर दूं पुष्पेंद्र भाई, उसका आप जवाब दीजिएगा। 22,000 करोड़ रुपए बकाया था 2014 में जब हम आए। 32 लाख किसानों को उनके अकाउंट में डायरेक्टली ये पैसा हमने पहुंचाया। 6 मील ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में, चीनी मील, जिनके कारण ये सब कुछ हुआ। अखिलेश यादव से मैं ये सवाल पूछता हूं, कितना पैसा खाते हैं ये चीनी मिलों से जो इन चीनी मिलों पे कोई काम बारे में बात की, आपने महाराष्ट्र के बारे में बात नहीं। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव है। तो जी अंसार रजा और रामकृपाल जी मेरे साथ हैं। अंसार रजा, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो दावे हैं जो संबित पात्रा खड़े होकर कर रहे हैं, इससे अच्छी किसी का मैनिफेस्टो नहीं है, ये सबसे अच्छी तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के आने वाले दिनों में? देखिए, हम अपने हिंदुस्तान के वजीर आजम की इज्जत करते हैं, इसलिए कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब जहाँ तक डिबेट का सवाल है, संबित जी बार बार हाथी को टारगेट कर रहे हैं, मजाकन कर रहे हैं, हम समझ रहे हो मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये डिबेट है, ये मदारी का खेल नहीं है कि बार बार आप हंसा खिला करके अपनी बातों को गोल कर जाएं। मैं एक बात से शुरू करता हूँ। आपने बात की कि साहब वो अब नोटों की मालाएं नहीं पहनाई जाएंगी, ये नहीं होगा, क्या हाल है उत्तर प्रदेश के हिंदू मुसलमानों को, ये तो वहाँ जाकर के पूछो। मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ, क्योंकि संबित जी ने बहुत तालियां बजा ली, हम भी हकदार हैं उनके, तो मैं यहीं से अपनी खेल आप भी दिखाएंगे। अपनी बात शुरू करता हूँ मैं कि खजाने को वो एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, खजाने को वो एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी सौंप दी एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। पोजीशन तो है उत्तर प्रदेश की ये। अब रहा सवाल आपकी इन तमाम चीजों का, तो पहले तो मैं सुमित जी को बढ़ के खड़े होके सलाम करता हूं कि आज की डिबेट में सपा को न रख करके सुमित जी ने साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश से चले गए। कांग्रेस का सवाल यह है, हमारी प्रियंका जी बहुत अच्छी मित्र हैं, प्रियंका जी हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं। कल इनकी पार्टी के बारे में और कांग्रेस की मित्रता हो रही है। नहीं, प्रियंका जी की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ, तो कांग्रेसी तो है प्रियंका जी। तो हम अगर हम आपको अपना दोस्त कहते हैं तो मुझे लोग भाजपा ही कह देंगे क्या? बाद में कहिएगा, यहाँ शो में मत सुनिए। सबके दोस्त हैं। अरे आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास। अब मैं एक मिनट, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आपने सभा को क्लियर कर दिया, सबको पता चल गया कि साइकिल का क्या होने वाला है। अब मैं प्रियंका जी से और संबित जी से, प्रियंका जी से तो ये कहना चाहता हूं कि परसों समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर लीडर ने एक चैनल पर कहा है कि कांग्रेस अपने पापों को की वजह से ये सब भुगत रही है। क्या कांग्रेस की इज्जत इतनी खराब हो गई कि एक ऐसे आदमी के साथ आपको जाना पड़ गया, जो आदमी ऑन एयर ये कह रहा है कि कांग्रेस अपने जो है पापों की सजा भुगत रही? दूसरा, आपने जो बार बार मायावती के हाथी की बात आप कर रही हैं, देखिए संबित जी, हिंदुस्तान की जनता सब जानती है, आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। अगर बसपा ने मैनिफेस्टो नहीं जारी किया तो वो इसलिए, अगर मायावती बोल करके लिख करके बोलती हैं तो प्रूफ है कि हमने ये बोला और ये लिखा है। हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, दोपहर में कुछ बोलता है, पार्लियामेंट में जाकर के वो ये भाषण का प्रति जाके इलेक्शन कमीशन में सबमिट कर देती है कि मैंने आज ये बोला। क्या आपका ये घोषणा पत्र, आपका ये उत्तर प्रदेश का घोषणा पत्र, क्या इस बात की क्या गारंटी है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर के कह देंगे वो भी मेरा जुमला था? जो 15 लाख का घोषणा पत्र नहीं है, वो अपना चिल्ला रहे हैं। रितु जी एक मिनट, घोषणा पत्र नहीं देते, काम करते, मूर्ति बनाते हैं। अंसार रजा, जहाँ चौराहे में जहाँ वहाँ खड़ी है। रितु जी, 15-15 लाख रुपए आने वाले जो आज तक नहीं आए,
ऋतु जी, अरे आप घोषणा पत्र ऋतु जी, झूठ पे आधारित माफ है। कीजिएगा, और संबित जी, ऋतु जी, संबित जी, अभी संबित जहां जी, उत्तर माफ प्रदेश के कीजिए। चौराहे में जाते हैं गणेश जी की हाथी खड़ी बेइज्जती कर कर रहे रखते हैं हैं, आप। नहीं होता है। आज तक संबित आप जी, लोगों ने कभी नहीं सोचा। आप सूंड दिखा करके गणेश जी की बेइज्जती कर रहे हैं आप। अच्छा, हाथी भाई, इनके किसका मंदिरों निशान है में हाथी? सबसे पहले अच्छा, मुझे बताइए। इसका मतलब बीजेपी के अंदर सिर्फ चुनावी मुद्दा है। आप गणेश जी को भी बेच देंगे आप। अंसार बार-बार रजा। हाथी हाथी का मजाक तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। सुन लीजिए, तिलक तराजू और तलवार छोड़ कैसे दें, छोड़ कैसे दें? जो तिलक लगाए उसको जूते मारो, जो तलवार उठाए उसको जूते मारो, जो बिजनेसमैन है उसको जूते मारो। ये हमको सिखा रहे हैं आप? आपने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। वो जमाना गुजर गया। आज आप अंसार भाई, संबित भाई, अंसार भाई, एक मिनट, ऋतु जी, एक मिनट, ऋतु जी, अंसार रजा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी लगने लगी? आप दिल्ली से लखनऊ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ बातें करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपके जैसा मुसलमान परेशान है आज की तारीख में सपा से और कांग्रेस से? देखिए, उसकी वजह यह है सुमित जी, इनका घोषणा पत्र आप 2012 उठा के देखिए समाजवादी पार्टी का, और 2017 का उठा करके देखिए, और उसी 2012 के जो जहन हम लोगों का खराब हुआ है, या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का या दलितों का या हमारे हिंदू भाइयों का, आपका? हाँ, या हमारा नहीं कर रहे, आप अपनी बात करिए ना। मैं अपनी बात कर रहा हूं। हाँ। उन्होंने जितने वादे किए, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे को देख लीजिए, जहन इस बात पर खराब हुआ है कि मुजफ्फरनगर के लोगों के कड़ाके की ठंड में बुलडोजर चलाए जा रहे थे झुग्गियों पर, और ये सैफई में नाच देख रहे थे। तब होकर के आदमी को मजबूर कहना पड़ा कि हमारे मोहतरम बैठे हुए परसों उन्होंने एक जुमला कहा था, हम लोग जब एक डिबेट में थे, वो बात मेरे जहन में रह गई, उसको मैंने थोड़ा सा क्लियर करके कि सच समर का कोई सैफई हो गया, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। आज ये पोजीशन, वहां जाकर के अखिलेश यादव सैफई में नाच देख रहे थे, यहां बुलडोजर चल रहे थे। दूसरा, इन्होंने वादा किया, ये तो मुद्दा हो गया, या कोई आपको इसकी कोई सेटिंग हुई आपकी कोई सेटिंग नहीं बीएसपी के साथ? देखिए, मैंने उस दिन भी यही बात कही थी कि ना मैं मायावती जी से मुलाकात हुई हो, कुछ हुआ हो? सुमित जी, सवाल कर रहा हूं, मेरा काम है, ऋतु जी, आप मना कर दीजिए मुझे। ऋतु जी, एक मिनट, मैं वो शख्स हूं, ना मायावती से मिला हूं और ना मिलना चाहता हूं। प्रियंका जी, ये जो इस तरह का ना मिला हूं ना मिलना चाहता हूं, इस तरह के माइनॉरिटी के अंदर जो फीलिंग है मुजफ्फरनगर को लेकर, आपको लगता है कि सपा के साथ गठबंधन के अंदर? प्रियंका जी से माफी के साथ, प्रियंका जी, मैं एक चीज, 20 सर, साल सर, तक आप ही समाजवादी सुनिए, सर, पार्टी आपको बाबरी मस्जिद शहादत का गुनहगार मानती रही, आज कैसे आपने उनके साथ हाथ मुझे मिला बोलने दिया? का सुनिए ना, मौका उनको मैं मौका दीजिए। दीजिए। सबसे पहले तो जैसे आरएसएस हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है, वैसे यहाँ पे मैं बिल्कुल सम्मान से बोलूंगी, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के ठेकेदार नहीं है, या उनके बिहाफ पे ये बात आकर नहीं कर सकते। मैं नहीं जानती थी कि बसपा को 2 लोगों की आज जरूरत पड़ेगी अपनी बात कहने को, या लोगों को कन्विंस करने को। महावत चाहिए इनको, वो दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्या कहते हैं, कांग्रेस और सपा तो आए नहीं, किसी भी चैनल हम पर तो देखो, दोनों हम साथ तो में एक ही गठबंधन काफी के है, साथ में। मैं एक ही सबका जवाब दे दूंगी, बसपा का, भाजपा का, आप टेंशन मत लीजिए, आप मत। हाँ, जो साइकिल के पीछे बैठता है उसका जवाब ही दे, अरे चलान हम तो है कभी नहीं भी- उसको, हम वो जवाब ही दें, देता रहेगा। साइकिल भी हम ही चलाएंगे और हाथ भी हमारा ही होगा, सरकार भी हमारी बनेगी, कोई जवाब दिए, उसकी चिंता आप मत माइनॉरिटी करिए। पे जवाब दीजिए। हाँ, माइनॉरिटी की जो इन्होंने बातें कही हैं, आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर के दंगों में किसका सबसे बड़ा हाथ सामने निकल कर आया था, जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का माहौल बनाया था, कौन सी पार्टी ने किया था? 2014 में जो गुनहगार पाए गए थे वो आज सत्ता भोगी है, आज वो सत्ता में कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर बने हुए हैं। उनको जनता ने वोट दिया, तभी तो एमपी एमएलए बन पाए। पर उनको मिनिस्ट्री किसने दी? कोई नरेंद्र मोदी जी से पूछे? तो अगर जनता उनको चुन के भेज रही है तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? नहीं दिया। देश की जनता वोट हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म के हिसाब से नहीं देती है। संगीत सॉन्ग को आगरा में सम्मानित किया जाता है, और आप कहते हैं कि हम 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं। आज आप होम मिनिस्ट्री के जरिए Z+ सिक्योरिटी आप संगीत सोम को देते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने मांगी उनके लिए Z+ सिक्योरिटी, ये होम मिनिस्ट्री ने दी है। कोई इनसे पूछे संजीव बलियान आज क्यों कैबिनेट में बैठे हुए हैं, किसने उनको दिया? देश की जनता ने कहा उनको आप कैबिनेट में बिठाइए। तो ये लोग, एक सेकेंड, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है और ऐसे दंगाइयों को आप लोग स्टार कैंपेनर्स बनाते हैं, विनय कटियार जी को आप याद होगा, विनय कटियार, और सुरेश राणा जी याद होंगे। आप जब ऐसे लोगों को अकाउंटेबिलिटी नहीं करते हैं, आप उनको रिवॉर्ड देते हैं, हो गया, इस तरीके का माहौल तो बनाएंगे ही। संबित जी 30 सेकंड में। देखिए, एक बात मुझे समझ में नहीं आता है
उत्तर प्रदेश में अभी जब पिता पुत्र में लड़ाई हुई तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा ये भारतीय जनता पार्टी ने कराई है, सारे दंगा हमने कराए, जो गुंडागर्दी हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी करा रही है, सब कुछ भैया हम ही करा रहे हैं, तो आप सरकार में बैठे क्यों हैं? नहीं, आप संजीव बालियान को मंत्री बना देते हैं, संजीव बालियान को सिक्योरिटी दे देते हैं, इस पर सवाल खड़े कर रही है। मैं बता रहा हूं ना, क्यों? नहीं, आपकी सरकार थी, संजीव बालियान ने दंगा कराया था, आप बोल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था पता है ना आपको? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था समाजवादी पार्टी और उस समय चूंकि कांग्रेस सरकार में थी, इंटेलिजेंस उनका था, ये दोनों रेस्पॉन्सिबल है। ये सुप्रीम कोर्ट से कब ये बड़े हो गए मुझे नहीं पता। संजीव बालियान के खिलाफ आपने एक FIR भी किया था, वो क्यों स्क्वैश किया कोर्ट ने? आप पकड़ के उनको जेल में डाल देते। आप बोल रहे हैं वो दंगा कर रहे हैं, तो वो आज इंडिपेंडेंट घूम कैसे रहे हैं, खाली कैसे घूम रहे हैं? आपको अगर पता है दंगा किया है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पकड़ के जेल में डालते हैं। प्रियंका गांधी को सिक्योरिटी किसने दिया? जनता ने कहा प्रियंका गांधी को सिक्योरिटी देने के लिए। नहीं, एक सेकंड, प्रियंका गांधी को सिक्योरिटी क्यों दिया? किसने कहा प्रियंका गांधी को सिक्योरिटी देने के लिए? जनता ने कहा था प्रियंका गांधी को सिक्योरिटी देने के लिए। रॉबर्ट वाड्रा को सिक्योरिटी क्यों दिया? रॉबर्ट वाड्रा को सिक्योरिटी क्यों दिया? अरे संगीत सोमवार चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है, रॉबर्ट वाड्रा क्या है? किसान है और क्या है? नहीं, मैं आपसे लुटेरा किसान है। नहीं, प्लीज मुझे इसका जवाब देने दीजिए। अब आप ही बात करते रहेंगे दोनों में, आपकी बात का जवाब दिया। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो रॉबर्ट वाड्रा क्या थे? रॉबर्ट वाड्रा क्या है? ये कब तक राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी के नाम पे सारे बच्चों को सिक्योरिटी मिलता रहेगा, घर मिलता रहेगा, हमारा पैसा खाते रहेंगे? कब तक ये सब वाड्रा फाड्रा बैठ के खाते रहेंगे पैसा? ये बताइए। सफाई करना शुरू की थी रितु जी का माला नहीं एक मिनट मजाक मत करा करो। ऐसे एक मजाक करते हैं, नोटों का माला। ऑपरेशन की जगह रितु जी आपसे पूछूंगा मैं। राम कृपाल जी उनसे आप सीखिए ना, वो तब से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, शराफत से बैठे, इसका मतलब क्या है? ऐसे बीच में कूदना पड़ेगा क्या? राम कृपाल जी आपको जमाना ही नहीं रहा है। नहीं, देखिए अब आप इससे देख लीजिए कि वोटर का कितना धैर्य होता है और पॉलिटिकल पार्टीज की निगाह में वोटर का क्या महत्व है। मैं एक वोटर हूँ, लोगों को ये परवाह नहीं है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि नाराज होकर के किसी को वोट ही न दूं। मगर आपने एक बड़ा प्रश्न उठाया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी हमने लास्ट में देखा था जब अजीत जी वहां बने थे मंत्री, जाके यूपीए के समय में। तो जनता जब वोट करेगी, देखिए ये अजीत जी के महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, ये कोई किसी जाति विशेष के लिए या किसी वर्ग अर्थात किसान विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उनको यहाँ कोठी की लड़ाई भी अजीत जी ने लड़ी थी, आपको याद है किस प्रकार कोठी खाली, ये कोठी की लड़ाई है कि एक परिवार को लुटियंस दिल्ली में कोठी मिलेगी कि नहीं, लाल बत्ती गाड़ी मिलेगी कि नहीं, इसकी लड़ाई ये किसान के एवज में लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने इनको वोट करवा था। मैंने आपको एमएसपी के ऊपर जब प्रियंका जी ने सवाल पूछा था, मैंने कहा था 3% केवल जो प्रोड्यूस है वो यूपी की सरकार खरीद रही है, 60% तो वहां बाकी जहां जहां भाजपा की सरकार है, 12 राज्यों में हम हैं, हम बाकी सारे राज्यों में खरीद रहे हैं कि नहीं? खरीद रहे हैं, हम बिल्कुल खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान चले जाइए, दालें एमएसपी से नीचे बिक रही है, 60% खरीदा है, नीचे बेचने को किसान मजबूर है। आप राजस्थान चले जाइए सर, इसका जवाब अवश्य लीजिए कि 1.5 नहीं दे रहे हैं आप। मैंने दिया आपको, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, जो किसान उत्पादन करता है गेहूं का, 60% हम खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर है। रितु जी, ये ऐसी पार्टी है जो किसानों के लिए सिर्फ घोषणा पत्र में लिखती है, पर जब सत्ता में आती है वो सूट बूट के लोगों के पैसे का कर्जा माफी करती है। 1,80,000 कर्जा माफी? नहीं, विजय माल्या को किसने कर्जा दिया? अभी आप ही के चैनल ने एक्सपोज किया है, अभी आप ही के चैनल ने एक्सपोज किया है कि मनमोहन सिंह और चिदम्बरम जी, सोनिया जी के कहने पर विजय माल्या को सारा पैसा मिला, ये तो इन्हीं के चैनल ने एक्सपोज किया है। इतना बड़ा चिट्ठी सब दिखाया गया, उसके बाद आप और कह रहे हैं विजय माल्या को पैसा दिया आप लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए। हमसे संबित जी प्रियंका जी एक एक करके बीच में देखिए जरा। रितु जी संबित जी प्रियंका जी, दर्शकों के सवाल अब दर्शकों की बारी। बताइए, चंदा की बात हमसे पूछ रही है। रितु जी आप कौन होती है? रितु जी आप पूछ रही है, आप पूछिए चंदे के बारे में। रितु जी, आपकी पार्टी कैसे चंदा लेती है? हमारी पार्टी का 100% एनोनिमस है। इनका भी पता है, अरे हम आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपको मिर्च क्यों लगती है?
बसपा चंदा के इनके बारे में भी यही दिक्कत है। गोल हो गया है, आप जान नहीं पा रही कभी हैं। तुमने कांग्रेस से पूछा, कभी अपना चंदा बताया? क्यों? बातें तो बहुत करते हैं। सामने है। कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन बन गई है, कांग्रेस को बचा रही है। मतलब हद है। कोई तो राहुल गांधी ने तारीफ की थी ना, किसी भी राहुल गांधी ने तारीफ की थी। मैडम, ये सेल्फ गोल हो चुका है। सुमित जी, एक मिनट। और फिर अच्छे दिन आते नहीं, हाथ जोड़ जोड़ के वोट तो ले लिया था। ये बताइए क्या कमाल हो गया, हाथी का हाथ इतना खराब है, मुझे पता नहीं। गरिमा माइक ये माइक नौटंकी करते हैं, ये ऑपरेशन एक करते हैं, मिनट, रितु जी, रितु जी। ऑपरेशन के उस पे पता चलेगा पेट की जगह आपका चलेगा। सवाल है, दर्शकों का हाथी का सवाल। गले का ही ऑपरेशन करेंगे, चिंता मत करिए। एक मिनट सर मेरा प्रश्न हेल्दी बॉडी का ऑपरेशन करते हैं आजकल। सर मेरा प्रश्न सर्जरी अरे दर्शकों की बात सुनिए ना रितु जी, सर मेरा प्रश्न नाराज हो जाएंगे, वोट नहीं करेंगे आपको। मेरा बताइए प्रश्न साहब। संबित पात्रा जी से है जी। कि जिस तरीके से इस कार्यक्रम में एक अच्छा डिस्कशन चला, लेकिन उसके बीच में जैसे स्टैच्यू कर रहे हैं बीएसपी को बार बार स्टैच्यू और जहां तक एनालिसिस जो अपना जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी यूपी में होगी, लेकिन बाई चांस या मान लीजिए अगर आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या आप बीएसपी के साथ जाएंगे तब स्टैचू को हाथ और तब लगाएंगे? स्टैच्यू करेंगे आप बीएसपी के साथ, क्या इसी तरह झगड़ा करेंगे? मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, इसको आप अहंकार मत सोचिएगा, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपने सवाल पूछा, हम नहीं मैं अपने लिए बोल रहा आपने सवाल हूं पूछा। कि इसको आप अहंकार मत सोचिएगा, मगर आपने कहा कि अगर हम आगे नहीं बढ़ पाए तो आपने सही कहा, और आपके चैनल ने भी दिखाया, पोल ऑफ पोल्स दिखाया, सब में भारतीय जनता पार्टी को अपने आगे ही दिखाया, हम उसके नतमस्तक है जनता का। हमें मानना है कि हम ही सरकार बनाएंगे, और ये अहंकार के बोल नहीं है, ये जनता के आशीर्वाद को स्वीकार करके। मगर हमारे तमाम नेताओं ने कहा है किसी भी कीमत पे हाथी हमारा साथी नहीं होगा। हाथी नहीं होगा अजीत सिंह। संबित जी, हम सरकार बनाएंगे, अपने बल पे बनाएंगे, आपके आशीर्वाद से संबित बनाएंगे। जी, उत्तर प्रदेश की जनता ये बताइए, ये तो अभी इस पे बोल रही है, समय बताएगा। देने वाली है बीजेपी को। लोगों को फिर अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता रितु जी, दोनों भाई बहन साथ बोलेंगे तो मैं कैसे सुनूंगा? रितु जी आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपके साथ नहीं दोनों आएगी। भाई बहन साथ बोलेंगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। मैं और सवाल सवाल भी संबित मैं चाहूंगा पीछे के लोग भी सवाल पूछे। मेरा सवाल संबित पात्रा जी से ये है कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि हम विकास के मुद्दों पर राजनीति करते हैं, धर्म के नहीं। तो सर क्यों संगीत सोम जैसे लोगों को टिकट दी जाती है, क्यों सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर यूपी में लग जाते हैं? बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक पे पोस्टर क्यों? मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए बंधु, सर्जिकल स्ट्राइक पे पोस्टर लगा, सर्जिकल स्ट्राइक पे दो पार्टी ने पोस्टर लगाया। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर लगाए, उन्होंने आर्मी को महिमा मंडित किया कि हमारे आर्मी ने किया था, प्रधानमंत्री के लिए भी कहा कि प्रधानमंत्री का निर्णय सराहनीय है। एक समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाया, उसमें लिखा था कि मुलायम सिंह यादव से पूछ के सर्जिकल स्ट्राइक किया, अच्छी बात है, और नीचे लिखा कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात करके पाकिस्तान के खिलाफ बोल के पूरे माहौल को कम्युनल मत करो। मैं ये पूछता हूं, पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हिंदुस्तान पे कम्युनल एटमॉस्फेयर कैसे बन गया? आप पाकिस्तान के मुसलमानों को यूपी के मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारा पोस्टर ठीक था, सपा का पोस्टर गलत था, आपका पोस्टर जायज था, सपा का पोस्टर नाजायज था। आपको ये बीजेपी का काम था कि इंडियन आर्मी का काम था? बिल्कुल। किसका पराक्रम था? इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक सब लोग आर्मी बोलेंगे ने तो की, कैसे होगा? आर्मी ने की, और चंदा सब लोग इकट्ठा बोलेंगे कर रहे तो हैं कैसे नरेंद्र होगा? मोदी। आप बोलिए। रितु जी मैं उनसे पूछ रहा हूँ ना। मैं जवाब देता हूं। देखिए, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। नहीं, इंडियन आर्मी मैं का उसका- भारतीय जनता तो पार्टी आर्मी की की तारीफ कर दे रहा हूं। भारतीय जनता मैं पार्टी की उसका- इंडियन आर्मी मैं उसका उत्तर दूंगा, सब लोग शांत हो जाएंगे, मैं पूरा आपके सेटिस्फेक्शन का उत्तर दूंगा। नंबर 1, आर्मी देखिए 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, पोस्टर लगे इंदिरा जी को आगे बढ़ाते हुए, हमने भी इंदिरा जी का भूरी भूरी प्रशंसा की। हाँ, दुर्गा कहा। बिल्कुल भूरी भूरी प्रशंसा की। बोलिए ना, वाजपेयी जी ने दुर्गा कहा। लड़ाई नहीं, वाजपेयी जी ने दुर्गा नहीं कहा था, ये आप YouTube में देख सकते हैं। रजत शर्मा जी के शो में ही उन्होंने कहा था कि मैंने कभी दुर्गा नहीं कहा। हाँ, दुर्गा हमारा पीछा नहीं छोड़ती, अच्छी बात है, मगर एक बात मैं बता दूं, हमने प्रशंसा की, आज भी हमने इंदिरा जी को उस बात का श्रेय दिया है, जबकि इंदिरा गांधी जाके लड़ नहीं रही थी, मगर हमने श्रेय दिया क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी, निर्णय ले रही थी। ठीक उसी प्रकार अगर हमने पोस्टर लगाया कि श्रेय प्रधानमंत्री को भी जाता है, कोई बुराई नहीं। मैं तो कहूंगा प्रियंका जी से, अगर राहुल जी भी पोस्टर लगा देते कि धन्यवाद इंडियन आर्मी का, और आप लोग राहुल जी के लिए भी अच्छा लिख देते तो कोई आपत्ति नहीं होती, मगर खून की दलाली, आप खून की दलाली कहते हैं, इंडियन आर्मी को गाली देते हैं। संजय निरुपम सुबह से शाम तक ये सवाल पूछते हैं कि इंडियन आर्मी झूठ कह रही है, ये सही है या हमारा पोस्टर सही है? आप बताइए प्रियंका जी कौन सही है? संजय निरुपम को आपने आगे कैसे बढ़ाया? आपके
प्रियंका एक चीज बस ऋतु जी ऋतु जी एक मिनट नहीं, संजय निरुपम को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? संजय निरुपम ने कहा कि आर्मी झूठ बोल रही है, सुबह से शाम तक कहा, खून की दलाली जैसे कमेंट राहुल गांधी करते हैं। इससे अच्छा तो पोस्टर लगा देते हैं आप राहुल गांधी को बढ़ावा, कि राहुल गांधी से पूछ कर ही सर्जिकल स्ट्राइक क्या बुराई होती? राहुल जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसमें कोई बुराई नहीं होती। पार्लियामेंट की प्रैक्टिस यहाँ नहीं करी, पता है आप लोग ऐसे ही पार्लियामेंट चला रहे हैं। आप भी साइकिल पे बैठने प्रैक्टिस मत करिए ना। मुंहबंदी की जरूरत नहीं है। जल्दी। मैंने बस एक चीज कही, आज पोस्टर्स जो लगे वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए लगे, इंडियन आर्मी के छोटे छोटे तस्वीरें। दूसरी चीज आप भी राहुल जी की तारीफ कर देते, पाकिस्तान की तारीफ तो नहीं करते ना। मैं बोल रहा हूँ आप मायावती जी की तारीफ करिए, आप राहुल जी की तारीफ करिए, मगर पाकिस्तान की तारीफ तो मत करिए। कौन नहीं कर रहा है? पाकिस्तान कर रहे हैं। अरे आप लोग कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था संजय निरुपम ने, अरे आप लोगों ने पाकिस्तान की तारीफ की है, अब आप करते रहिए पाकिस्तान की तारीफ, कुछ नहीं होने वाला है। क्या समित जी आपके जैसा समझदार आदमी नहीं, संजय निरुपम ने की नहीं? देखा नहीं होगा, देख लीजिए आप जाके। अंसार रजा, अरे आपके मित्र मणिशंकर अय्यर जाके कहते हैं मोदी को हटाना होगा। अरे आप खाते हैं बिरयानी मणिशंकर जी? एक सवाल मणिशंकर जी के घर में जाते क्या आपके मित्र हैं वो? मणिशंकर अय्यर ने कहा है मोदी को हटाना होगा, पाकिस्तान पे गुहार लगाई। आप लोगों ने समर्थन किया है मणिशंकर अय्यर का, धिक्कार है मणिशंकर अय्यर का। अरे तो अटल बिहारी को नहीं बनाया गला खराब हो जाएगा। अंसार रजा, समित जी एक मिनट, कुछ सवाल है, कुछ प्लीज दर्शकों की बारी है, ये मंच उनके लिए है। पत्रा जी से मैं पूछना चाहता हूँ। किससे पूछना चाहते हैं? पत्रा जी हाँ से। जी, पूछिए। कि हमारे देश के फौजी जो कुर्बानी दे रहे हैं, हम लोग नींद के चैन से सो रहे हैं। आज वो फौजी के परिवार दर दर ठोकर खा रहा है और भूखे मर रहा है, रिटायर होने के बाद उसको पेंशन नहीं मिल रहा है, और भाजपा के नेता गाड़ी में घूम रहे हैं, हर बिल्डिंग बना रहे हैं। वो फौजी जो देश के बचाने के चक्कर में अपने जान कुर्बानी दे रहा है, उसको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, इसका जवाब दे। ये मेरे ख्याल से वो जो वीडियो आया था मैं बताता हूं, 60 वर्षों से ओआरओपी का विषय चलता रहा, पेंशन नहीं मिल रहा था हमारे फौजी भाइयों को। एक नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 60 वर्षों के इतिहास को बदल दिया। ओआरओपी कहाँ मिल रहा था? वन रैंक वन पेंशन कहाँ मिल रहा था? नहीं, मैंने ओआरओपी के विषय में कहा, ओआरओपी कहाँ मिल रहा था? ओआरओपी नहीं मिल रहा था। 60 वर्षों बाद मोदी जी ने इसको चेंज किया है। स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए कि ये तो अपना तिजोरी भर रहे थे, आर्मी के विषय में क्यों नहीं सोच रहे थे 60 वर्षों तक? ये बताइए ना। प्रियंका जी जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगी। नहीं, इसका जवाब दूंगी। पहले तो इन्हें ये भी कह दिया, कहने से तकलीफ है इनको कि उनको पेंशन मिलती थी। वन रैंक वन पेंशन का जो ये बात कर रहे हैं, अभी भी आप जरा जंतर मंतर जाइए, अपने घर से निकलकर दिल्ली में आप रहते हैं ना, जंतर मंतर पे सच्चाई नहीं है। आप पूछ लीजिए आर्मी के जवानों से, तमाम जगह उन्होंने लिखा है जो पैसे मिले हैं उसका क्या तकलीफ हो गई है संबित जी? क्या झूठ छुपाने में इतनी तकलीफ हो गई आपको? पहले झूठ छुपा नहीं सकता है कोई भी, और सच हमेशा बोलता है। लोग सड़क पे उतर आते हैं अगर पेंशन नहीं मिलता तो। सच्चाई सुनने में इतनी बाधा क्यों आ गई? पीछे सवाल ले लूं? जो लोग समर्थक होते थे वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आप समझ जाइए। लोग सवाल पूछ सकते हैं, सवाल ले रहा हूँ। पीछे सवाल एक और। ऐसा क्यों लग रहा है रितु जी कि ये चुनाव नहीं आपके लिए मोदी को प्रतियोगिता है? खैर, मेरा सवाल तो प्रियंका जी से है। प्रियंका जी, अमेठी, रायबरेली आलू की फैक्ट्री लग जाएगी क्या? हाँ, बिल्कुल लगेगी, आलूओं की लगेगी, और जो जो किसानों के हित में काम है वो भी करेंगे। क्योंकि हमें माइक में से ऑडियो नहीं आ रहा बेटा, माइक तो सरकार के बाहर रखा है उत्तर प्रदेश ने, तो हम उत्तर प्रदेश की जनता से कहेंगे कि हमें वोट दें, हम पर भरोसा जताएं, तो विकास मिलेगा। प्रियंका मैम से एक सवाल है कि जब सीट बंटवारा हो रहा था सपा के साथ, तो मैम बोल रही थी कि हमको रायबरेली और अमेठी का पूरा सीट चाहिए। क्यों चाहिए मैम? जब सपा के साथ जा रही हैं तो कहीं से भी सीट मिल जाता आपको तो लड़ लेती चुनाव। रही बात सपा की, रायबरेली को लेके एडमेंट क्यों थी कांग्रेस पार्टी? अगर एडजस्टमेंट था तो एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया गया? वहां भी फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहा है बाय द वे। हाँ, 12 सीटों पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट चल रहा है। सब जानते हैं। बताइए, आज ये ऐसा हो गया है संबित जी, सपा के लिए भी बात कर लेंगे, बसपा के लिए भी बात कर लेंगे, कांग्रेस के लिए आप भी बात करिए, किसी और को बात कांग्रेस के लिए आप भी बात करिए। नहीं तो हम जहाँ देखिए कोई भी राजनीतिक दल जो होगा, ना
अरे सुनिए ऋतु जी, ये सवाल मुझसे पूछा गया, आपने मुझसे प्रियंका जी पूछा से, था ना। प्रियंका जी बोल, हाँ, प्रियंका जहाँ जो राजनीतिक दल अपने एरिया में जहाँ जहाँ उनको लगता है कि उनका उम्मीदवार वहां से जीत कर आएगा, सब जीतने के लिए ही है यहाँ पर, सब चाहते हैं कि विकास उनके हिसाब से होगा। गठबंधन, क्योंकि विकास का गठबंधन है, ऐसा ध्रुवीकरण का गठबंधन थोड़ी ना है। ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है उत्तर प्रदेश में, विकास की बात करते करते 2014 से आज 2017 में 12 सीटों पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट क्यों हो रहा है, ये तो बता दीजिए। अब फिर से वही गठबंधन है, फिर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट क्या हो रहा है, ये तो बता दीजिए। 4 बीवी 40 बच्चे की बात करने वाली पार्टी, उनको हटाना बहुत जरूरी था, उसका ये गठबंधन है। और गठबंधन, एक बात बता दूं, इलेक्शन होने से पहले वाला गठबंधन ट्रिपल तलाक के साथ है या खिलाफ है, ये तो बता दीजिए। अलग अलग मुद्दों पे लड़ने वाला ट्रिपल तलाक के साथ है या खिलाफ है, ये बता दीजिए। सर मेरा सवाल संबित पात्रा जी से है। सर आपने कहा कि बीएसपी को आरएलडी का सपोर्ट मिल सकता है, सपा को कांग्रेस का मिल गया। मैंने नहीं कहा बीएसपी को मिल सकता है, इन्होंने खुद आपस में कहा। सर आपकी पार्टी ने चुनाव के समय पर सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठाया हुआ है? आपकी पार्टी कब तक उत्तर प्रदेश की जो जनता उसको बेवकूफ बनाएगी और धर्म के नाम पर राजनीति करेगी? जवाब दीजिए संबित पात्रा। 40 बच्चे, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, किसने शुरुआत की है? नंबर 1, जहां तक मैंने कहा हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, राम मंदिर के विषय में एक लाइन लिखा हुआ है कि जो संविधान सम्मत होगा वो हम करेंगे। मैं एक सवाल पूछता हूं, एक सेकंड, माइक नहीं है, आवाज नहीं आ रही। सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए, काउंटर क्वेश्चन का मौका। मैं आज यहाँ पर एक बात पूछूंगा और बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश की जनता भी सुने। ये सुबह आके मुसलमान करेंगे हमारे, ये देखिए ये तू तड़ाक होकर मुझे पसंद नहीं है। और देखिए हाथ उठाइए, मैं मौका दूंगा। देखिए आप हाथ उठाइए, आप हाथ उठाइए, मैं मौका। ये जी आप हाथ उठाइए, मौका। पहली बात तो है तू तड़ाक करके डिबेट नहीं होगा, सम्मान के साथ डिबेट होगा। नहीं आप बिल्कुल शांत हो जाइए। ये आप मुझे तू नहीं बुला, नहीं ऋतु जी, ये सच्चाई है। मैं आपके पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं, तो तू बुलाएंगे मुझे। आप ऋतु जी शांति से, कोई बदतमीजी नहीं की, आप शांति से बात जवाब दीजिए। ऋतु जी आपको भी देख रहे हैं, सभी जी को भी देख रहे हैं। तू बोलेंगे ऋतु जी मैं आपका ऑडियो डाउन कर दूंगा। ऋतु जी मैं आपका ऑडियो डाउन कर दूंगा। नहीं ऋतु जी, आपसे सवाल पूछा गया, आपसे सवाल पूछा गया, नहीं पूछा गया ना? नहीं तो अरे तो आपको मौका दूंगा ना मैं। आप हाथ उठाइए, आप हाथ उठाइए, मैं मौका दूंगा। नहीं पर आप मैं देखिए, मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हाथ उठाइए। ओहो ऋतु जी प्लीज, ऋतु जी प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं इतना ही कहूंगा, देखिए हम लोग सब सीनियर लोग हैं, आप हमारी बड़ी बहन है, तू तड़ाक तो कम से कम मत करिए। आप बताइए राम मंदिर के नाम पर क्या बोल लेगा? तू बैठ जा, ऐसा नहीं। राम मंदिर के नाम पर कब तक बकौल बुद्धू बनाते रहेंगे? मैं जवाब दे रहा हूँ, उसके आप जरूर मुझे प्रत्युत्तर दीजिएगा। सुबह होता है, आप खुद बताइए, सुबह ये लोग नहीं बोलते हैं सुबह से शाम तक कि मुसलमान उधर मत वोट करना, इधर वोट करना। अरे मैं जवाब दूंगा अपने तरीके। आप देखिए ये क्या ऑब्जेक्शन है, मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा। मुझे 30 सेकंड चाहिए, मुझे 30 सेकंड देंगे, मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा। ऋतु जी 30 सेकंड के बाद। अरे हिंदुओं की कोई सुनेगा नहीं यहाँ पे, जवाब नहीं देते हैं, संबित पात्रा जी की आदत है। बस मैं जवाब 30 सेकंड में दे दूंगा, सुन तो लीजिए। ये मुसलमान, ऋतु जी आपको मौका दूंगा। ये मुसलमान करे, समाजवादी पार्टी मुसलमान करे, हमने हिंदू भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। राम का नाम एक लाइन लिखा तो पूरे देश में बवंडर मच गया। राम इतना बुरा है, पूरे देश में बवंडर मच गया। सुबह शाम आप लोग मुसलमान, राम हाँ मेरा है, राम मेरा है, ना आज सुबह से शाम तक मुसलमान। एक मिनट ऋतु जी आप जवाब दीजिए। अब मैं मौका दे रहा हूँ। ऋतु जी आप जवाब, सुबह से शाम तक आप शांत रहिए। एक राम का नाम ले लिया तो ध्वंस हो गया सब कुछ। ये कांग्रेस पार्टी बैठी है 2011 में एफिडेविट दिया कि राम एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ऋतु जी, संबित जी एक मिनट, संबित जी एक मिनट प्लीज, संबित जी प्लीज। ऋतु जी मेरे को देखिए और 30 सेकंड बोलिए, दाएं नहीं देखेंगे सर, आप। ये देखिए राम की राजनीति करते हैं, राम इनकी आस्था नहीं है। आस्था होता तो ये हर बार इलेक्शन में ही क्यों निकालते? अब आप मुझे बताइए, एक मिनट, संबित जी ऋतु जी मेरी तरफ देखिए, ये बताइए मायावती जी क्यों मुसलमान कर रही है? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि मैंने 100 टिकट दे दिया? मुझे बताइए। देश के लोग नहीं है,
तो ये हिंदू हिंदू कर रहे हैं तो क्या गलत है? क्यों? ये हिंदू इस देश के लोग नहीं है, हिंदू इस देश के लोग नहीं है। हम हिंदू नहीं है क्या? नहीं तो इनके कहने में गलती क्या है? हिंदू नहीं है, ये तो सिर्फ भगवान एक को लाइन जरा target मैं भी कर कुछ रहे हैं कहना ना। चाहता बात हूँ। भगवान की है, भगवान ऋतु जी, आप करें जायज, ऋतु ये जी, करें नाजायज। रामकृपाल मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। एक निदा फाजली की लाइन है, हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। कृपया इंसानों की बात कीजिए। बहुत हिंदू मुसलमान आग मत लगाइए, प्लीज इंसानों की बात कीजिए। प्रियंका जी, मैं बस एक चीज यहाँ पे कहना चाहती हूँ। बार बार ये कांग्रेस कर रहे हैं। 2 हफ्ते हो गए जब से ये गठबंधन, 2 हफ्ते से ऊपर हो गए, हमने कहीं भी बात की होगी, हमने सिर्फ विकास के मुद्दों पे बात की है। और 2 हफ्ते से कितने बौखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक मिनट नरेंद्र मोदी ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने विकास की बात की थी। एक मिनट, अगर विकास की बात की, उनका विकास का जो डकोसला था, जो बातें, झूठी बातें थी, झूठे वादे थे देश की जनता को, अगर सामने ला रहे हैं तो हम कहेंगे कि अभी भी हम विकास के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते से जो बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी घूम रही है। प्लीज सर, एक मिनट, मैं बस एक चीज कहूंगी। व्हाट्सएप पे एक जोक चल रहा है, मुझे अलाउ करिए। व्हाट्सएप पे एक जोक चल रहा है जहां ऑडियो नहीं जा रहा है बच्चों, क्यों बोल रहे हैं? भगवान को हिचकी अचानक से आ रही है तो सीता माँ पूछती हैं कि राम भगवान आपको इतनी फिर से हिचकियां क्यों आ रही हैं? तो कहते हैं शायद उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, भारतीय जनता पार्टी को हमारी याद आ गई है। पीछे सवाल गरिमा, छोड़िए समीर छोड़िए प्लीज। पीछे सवाल, दर्शकों की बारी। राहुल गांधी को छोड़ ही दिया है, मगर फिर भी पीछे सवाल। मेरा सवाल प्रियंका जी से है कि वो कह रही थी ये विकास का गठबंधन है। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, आपको अखिलेश जी में ऐसा क्या दिख गया जो आप कह रही हैं विकास का गठबंधन है? जब तक लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं हो सकता तब तक विकास कैसे होगा? और 300 दंगे हुए प्रियंका जी, लॉ एंड ऑर्डर 300 का, आप एक महिला हैं, आप एक महिला का दर्द समझ सकती हैं। एक दिन पहले ही सीमा सिंह का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो अपनी बेटी के लिए भीख मांग रही है कि वोट मत दो उसके गुनाहगार को। अभी एनएच पे एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, बहुत सारे ऐसे हुए हैं। आपका सवाल मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से और सच्चाई से कहूंगी कि जहां महिलाओं का मुद्दा था, मैंने भी समाजवादी पार्टी के लिए कहा है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं सरकार में कमियां पाई गई हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं, जहां जहां कमियां हैं उसको हम खत्म करेंगे। देखिए, पहली बात है, विकास की बात हो रही है, आप खुद जनता जनार्दन है, यहाँ केवल परिवार के विकास की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी में केवल कैसे वो जो 42 लोग हैं उनका विकास होगा, एक ही परिवार से 42 लोग। और यहाँ पर राहुल गांधी का कैरियर जब डगमगाने लगा, कूद करके साइकिल के कैरियर में बैठे हैं और ये बोल रहे देश की विकास की बात कर रहे हैं। केवल और केवल राहुल गांधी को लॉन्च करने का एक प्रयास है। राहुल मायावती का आना जरूरी है। एक मिनट आनंद कुमार कौन है? आनंद कुमार, आनंद कुमार के यहाँ से 1400 करोड़ रुपए निकले हैं। 1400 करोड़ रुपए। सवाल जो सांप पकड़ा दिया गुजरात का, उसके बारे में अरे सवाल। मैडम, आप कहते हैं कि राहुल गांधी आलू की फैक्ट्री लगवाएगी। आपने कहा कि राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी, उन्होंने बॉर्डर पे जाके शहादत नहीं दी थी सर, वो देश के अंदर कहीं मारे गए थे, हमें नहीं पता। इसीलिए प्रियंका गांधी को, वाड्रा को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। और आपके नेता जब देश के कोई फौजी मरते हैं कहते हैं कि हम उनके घर पे नहीं जाते, तो कुत्ते भी नहीं जाता उसके यहाँ। प्रियंका जी नहीं पता नहीं आपने कहाँ से ये बात सुनी है। नहीं, मुझे माफी मांगूंगी, मैं माफी मांगूंगी कि ये आपने बात गलत कही है। नहीं, सबसे पहले नहीं, मैं आपने कहा राजीव गांधी जी कहाँ मरे उसका आपको ज्ञान नहीं है। राजीव गांधी क्यों मरे उसका आपको ज्ञान नहीं है। नहीं, सब लोग बॉर्डर पे नहीं मरते हैं, देश की सेवा से। लेकिन जो बॉर्डर पे मरते हैं, दिन रात वहाँ रहते हैं, जब शहीद होकर मैडम वो घर पे आते हैं। आपने ये स्टेटमेंट कहाँ से पढ़ा जो आपने अभी स्टेटमेंट का आरोप लगाया है? मैं माफी मांगूंगी, मैं आपकी बिल्कुल इज्जत से, सम्मान से पूछ रही हूँ कि आपने ये जो सवाल स्टेटमेंट किया है वो कौन सा हमारे नेता ने किया है? जब आप बोलते हैं नेता की मुझे नाम नहीं पता है, आप माफ करिएगा। नहीं, लेकिन मैंने वो आप कैसे बोल सकते हैं? अपनी बात को जब आप कहते हैं तो आपको उसको ऑथेंटिकेट करना है। एक क्वेश्चन मैं उनसे माइक दे दीजिए, आगे चलते हैं। आगे ये ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी जी आपको पसंद थे या नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के ही नहीं थे। मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री है। बिल्कुल, हमें सम्मान है, उनका सम्मान है। पीछे सवाल, अंतर्द्वंद होगा पर सम्मान है। सम्मान है वो दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट समझिए। पीछे सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कुत्ता कह दिया, उस समय आप कहाँ थे?
आप कहाँ थे आप उस समय? क्या उल्टी सीधी बात करें? आप हर चीज को आप सीधी करके बात मत करें। हिम्मत नहीं है, आप सुनते नहीं है पार्लियामेंट के बारे में। अरे जब देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक वर्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंदिरा गांधी ने शहादत दी, राजीव गांधी ने शहादत दी, आपके यहाँ से तो कुत्ता भी नहीं है शहादत देने के लिए। और आप कहाँ बैठे थे उस समय? कहाँ बैठे थे आप उस समय? एक तरफ सिलेक्टिव होके केवल कंडेम मत करिए, दोनों तरफ कंडेम करना सीख लीजिए। देखिए, एक हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार हुआ कि एक पार्टी ने अपने चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी घोषित किया, शीला जी को, और पहली बार हुआ कि उनको 15 दिन के अंदर घर में बैठा भी दिया गया। और आज पहली बार कोई सबसे ज्यादा खुश है तो शीला दीक्षित खुश है। वो बोल रही है जान बचे लाखों का, कम से कम छुटकारा तो मिला। जब आपके पार्टी के लोग, ये बताइए, अगर दिन भर भी चलती रहे, रात भर भी चलती रहे, तो भी नेताओं के बाण खत्म नहीं होंगे। संबित जी, प्रियंका जी, प्लीज 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 अच्छे नोट पे खत्म करते हैं। अरे अंसार रजा साहब, अंसार रजा साहब, चलिए, हमारा तो एक चेहरा था, इनका तो चेहरा तक नहीं है, अभी इन्होंने कहा। प्लीज प्लीज, धन्यवाद। रामकृपाल जी, ये बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप यूपी की राजनीति को हम सबसे बेहतर जानते हैं, क्या ये संभव है कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है और भारतीय जनता पार्टी को मदद की जरूरत, बीजेपी की मदद की जरूरत पड़ती है बहुजन समाज पार्टी से, तो क्या ये दो पार्टियां एक हो सकती हैं जो आज बना कर रहे हैं संबित पाठक? सुमित जी, जो अल्टीमेटली जो चीजें होती हैं जरूरी नहीं है कि वो पसंद के चलते हों जी। चूंकि मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा या आने दूंगी, इसलिए मैं उसके छोटे दुश्मन के पास जा रही हूँ। मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन चले जाएंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी, गरीब नवाज, क्या बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ये एक हो सकते हैं जो आज की तारीख में अलग अलग लड़ रहे हैं? मुश्किल है। बीएसपी और बीजेपी, ज्यादा संभावना है। एक पोल करता हूं, त्वरित पोल इस डिबेट के बाद, बेस्ड ऑन दिस डिबेट, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, यूपी में बसपा की सरकार बने? 1 2 3 4 5 लोग हैं अंसार साहब, ठीक है, परसेंटेज निकालिए ना। कितने लोग हैं सपा कांग्रेस के पक्ष में हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो दो पार्टियां हैं पहले हम, बिल्कुल। और कितने लोग हैं जो बीजेपी की सरकार को देखते हैं? आप तो क्या प्रवक्ता हैं, आप तो देखेंगे। तो इस पोल में जो यहाँ मौजूद थे उसमें भले ही बीजेपी के पक्ष में हाथ उठ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को भी नहीं भूलना चाहिए जो पुष्पेंद्र चौधरी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं डिबेट को यहाँ समाप्त करूंगा, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा और आप सबका भी थैंक यू जिन्होंने अच्छे सवाल पूछे। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और सबसे बड़ा दंगल में ये बहस आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।